नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लेखपाल विजन में। साथियों, आपको मैं बताऊं कि यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं लेखपाल विजन पर, तो ये जान लें कि इस YouTube चैनल पर आपको तहसील से संबंधित सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेगी। तो आज इसी कड़ी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप खसरा लिखेंगे कैसे, खसरा दिखता कैसे है और उसमें इंद्राज कैसे करेंगे, यानी सारी जो बिंदुएं होती हैं उसको कैसे लिखेंगे, इसके बारे में। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि खसरा लिखना कैसे। इससे पहले यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल लेखपाल विजन पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक खसरा दिखा देता हूँ कि खसरा दिखता कैसे है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि इंतखाब खसरा ऊपर लिखा हुआ, उसके नीचे लिखा है ग्राम, ग्राम के बगल में लिखा है तप्पा और तप्पा के बगल में लिखा है परगना, उसके बगल में तहसील, फिर उसके बाद जिला, उसके बाद बाबत सन। इतनी चीजें लिखी हैं। इस पर आपको जहां का खसरा बना रहे हैं उसका पूरा विवरण भरेंगे, यानी उसका गांव, तप्पा, परगना, तहसील और जिला लिखेंगे, किस सन फसली में बना रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर उसके नीचे आपको टोटल 21 कॉलम दिखाई पड़ रहा होगा। 21 कॉलम में मैं हाईलाइट करके दिखाऊं। सबसे पहले नंबर कॉलम में है खसरा नंबर, उसके बाद क्षेत्रफल हेक्टेयर में या बंदोबस्ती बीघों में, फिर उसके बाद आपको खाता खतौनी संख्या, उसके बगल में खतौनी के भाग 1 के अनुसार खातेदार का नाम, और कॉलम नंबर 5 में खतौनी के भाग 2 के अनुसार खातेदार का नाम, और कॉलम 6 में सिंचाई का साधन, 7 में फसल, खरीफ की फसल, और 8 में क्षेत्रफल सिंचित और 9 में असिंचित क्षेत्रफल। फिर आप आएंगे 10, 11, 12 रबी के लिए है, जिसमें फसल, क्षेत्रफल, सिंचित, असिंचित। उसके बाद में आप 13 से 15 वाला कलम जो है वो जायद फसल का है, इसमें भी 13 में फसल, 14 में सिंचित, 15 में असिंचित क्षेत्रफल। और उसके बाद आ जाएंगे 2 फसली क्षेत्रफल 16 और 17 कॉलम में, सिंचित, असिंचित। उसके बाद मिलान खसरा आ गया 18 और 19 कॉलम में, भूमि का भेद और क्षेत्रफल। 20 कॉलम में आ गया प्रत्येक खेत के पूरे बड़े पेड़ों की संख्या, और 21 कॉलम में आ गया विवरण। ये होता है खसरा। खसरे में इतनी चीजों का इंद्राज किया जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या भरना है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, एक भर करके भरा भराया खसरा रखा हूं, उसके बारे में बता देता हूं कैसे इसको किया गया है। अब हम आ जाएंगे एक खसरा, इसी खसरे को हम भर देते हैं और उस खसरे को हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे इसको भरा गया, और भरने के बाद हम क्या क्या लिखते हैं। ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। आइए मैं खसरा आपके सामने एक भरा भराया रखा हूँ, उसको खोलकर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वही सेम खसरा हमारे पास है। इसमें हमने ऊपर लिख दिया ग्राम का नाम देवरिया विजयी, तप्पा लिख दिया उजियार, परगना मगहर पूरब, तहसील जो भी आपकी रहेगी वो लिखिएगा, जिला जो रहेगा वो लिखिएगा, बाबा सन जो आपका जिस फसली वर्ष में बना रहे ये लिखेंगे। यानी आपका जो गांव होगा गांव लिखिएगा, जिस गांव का खसरा बना रहे खतौनी में जो गांव लिखा हुआ है। तप्पा जो रहेगा उसको लिखिएगा, परगना जो वहां का रहेगा उसको लिखिएगा, तहसील जो रहेगी लिखिएगा, जिला उसको लिखिएगा, और जिस फसली वर्ष में आप बना रहे हैं आगे लिखिएगा। जैसे मैं 1432 फसली का बना रहा हूं। अब आ जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। लिखा खसरा नंबर। खसरा नंबर हमारे पास 2 गाटे का खसरा नंबर मिला था, यानी 2 खतौनी मिली थी, जिसमें खसरा नंबर सबसे पहले लिखेंगे। खतौनी देख लीजिएगा, खतौनी देखने का ढंग ना होगा तो हमको बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको दे दूंगा। आप खसरा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, यानी गाटा नंबर। खसरा नंबर का मतलब हुआ गाटा नंबर लिखेंगे, और उसके बगल में क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया है कॉलम नंबर 2 में, जो खतौनी में क्षेत्रफल रहेगा उसको लिखेंगे। और फिर कॉलम नंबर 3 में आप खाता संख्या लिखेंगे, यानी खतौनी खाता संख्या लिखेंगे। और भाग 1 में यानी कॉलम 4 में
जो खतौनी में खातेदार रहेंगे उनका नाम लिखेंगे। जैसे इसमें मैं रमेश, मोहित कुमार, हिमांशु, उत्तम और उसके आगे मैं सा रख के शून्य रख दिया और भू लिख के शून्य लिख दिया। इसका मतलब है सा का मतलब हुआ संक्रमणीय और भू का मतलब हुआ भूमिधार अधिकार वाला। इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में कॉलम नंबर 5 में दिया है खतौनी के भाग 2 के अनुसार खातेदार का नाम। इसको आप जैसा मैं बना रखा हूं ऐसा बना दीजिएगा, काट दीजिएगा इसको। उसके बाद में कॉलम नंबर 6 में सिंचाई का साधन लिखना है, यानी सिंचाई अगर कुएं से होती है तो तालाब से होती है उसको, और मान लिया अपने निजी साधन से है तो जो भी है उसको लिखेंगे, नहीं तो मैं डैश बना के रखा हूँ। सिंचाई का साधन कुछ पता नहीं कैसे वो करता है, ठीक है। खरीफ में आ गए। खरीफ में कौन कौन सी फसल बोई जाती है उसको आपको जान लेना है, और उस गाटे में जिस गाटे का आप बना रहे हैं कौन कौन सी फसल लगाई गई, यानी उस पूरे गाटे में कौन कौन सी फसल लगाई गई है, इसमें लिखना है कॉलम नंबर 7। जैसा कि इस गाटे में मेरे यहाँ धान बोया गया है तो मैंने धान लिख दिया। धान कहीं कहीं पर सिंचित होता है, कहीं कहीं पर असिंचित होता है, तो धान की सिंचाई नहीं होती हमारे यहाँ, तो इसको मैं असिंचित में लिख दिया। टोटल रकबा उसका जो था 0.168 हेक्टेयर। आप अपने यहाँ जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसको लिखिएगा, सिंचित में डैश कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाएंगे रबी वाली फसल में। रबी वाली फसल में कौन कौन सी फसल, जैसे गेहूं मैं दिखाया हूँ कॉलम नंबर 10 में। अगर सरसों भी उसमें बोया गया है तो सरसों भी दिखाएंगे, मटर बोया गया है तो मटर भी दिखा देंगे। जैसे मान लिया आलू बोया गया तो आलू को भी दिखाएंगे। सरसों मान लिया गेहूं के साथ सरसों भी बोया गया है, आलू बोया गया है अलग अलग। तो गेहूं मान लिया हमारा मान लिया कि 63 पर बोया गया था, तो हम इसमें से कम करके बाकी जो सरसों लिखा रहेगा उसको लिख देंगे। आलू रहेगा तो आलू को भी लिख देंगे। इसकी सिंचाई होती है तो सिंचित में लिख दिया गया, कॉलम नंबर 11 में असिंचित में डैश कर दिया गया, कोई बात नहीं। हम आ गए फिर 13, 14, 15 नंबर कॉलम जो जायद की फसल का है। तो जायद की फसल में अगर कुछ बोया गया है, जैसे खीरा काकड़ जो भी बोया गया हो जायद की फसल में, तो उसको लिख देंगे। नहीं बोया गया है तो डैश, जैसा कि मैं अपने यहाँ मार रखा हूँ, आप ऐसा कर दीजिएगा। फिर 2 फसली क्षेत्रफल में आ जाएंगे कॉलम नंबर 16 और 17 में। सिंचित असिंचित का जो रकबा रहा है, अगर दोनों में सिंचित रहा है तो हम सिंचित में लिखेंगे, नहीं तो अगर एक में सिंचित एक में असिंचित रहा तो हम असिंचित में टोटल रकबा लिख देंगे, जितने पर सिंचाई की गई है या जितने पर सिंचाई नहीं की गई है। ये इसमें लिखना सिंचित और असिंचित में। अगर सिंचाई वाला रहेगा तो सिंचाई में, नहीं तो असिंचित में लिख के छोड़ देंगे। तो हमारे पास थे असिंचित हो गया 0.168 हेक्टेयर। उसके बाद मिलान खसरा में आ गए भूमि का भेद क्षेत्रफल। मेरे पास कुछ नहीं एरिया बचा तो हम इसको डैश कर दिए, और उसमें कोई पेड़ होता तो पेड़ों की संख्या लिख देते, और कोई विवरण रहता तो उसको लिख दिया जाता। इस तरह से मैंने एक ये बताया। एक और गाटा मैंने लिखा, गाटा संख्या 109, इसका रकबा 280 हेक्टेयर, खाता संख्या 71 था। महेंद्र, विजय, नेबूलाल, विशाल, ध्यानपाल ये खातेदार थे। संक्रमणी भूमि दर ये लिख दिया। और कॉलम नंबर 2 खतौनी के भाग 2 के अनुसार कोई खातेदार नहीं था तो इसको काट दिए। सिंचाई का साधन हो गया, और इसमें भी खरीफ की फसल में धान बोया गया था तो हमने धान लिख दिया है। टोटल रकबा लिख दिया है। टोटल रकबा 280 एयर है, लेकिन हमने यहाँ 260 एयर लिखा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 280 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 260 हेक्टेयर जो 0.260 हेक्टेयर लिखा है, इतने पर ही धान की फसल बोई गई थी। बाकी जो रकबा था वो और कुछ है, तो आगे चल के बताते हैं। गेहूं भी उतने पर बोया गया 0.260 हेक्टेयर पर। उसके बाद में इसको लिख दिए। फिर जायद में कुछ नहीं था, इसको डैश कर दिए। फिर 2 फसली क्षेत्र में असिंचित में आ गए 260 हेक्टेयर लिख दिए 0.260। अब देखिए जो रकबा बचा था 20 एयर, उतने में इन्होंने मकान बना लिया। उसी जमीन पर इतने में इन्होंने एक मकान बनाया 20 एयर पर, तो वो चला गया आबादी वाले। तो मिलान खसरा में जाकर के भूमि के भेद में लिखिएगा आबादी और उसका रकबा, तो 0.0220 हेक्टेयर इसको लिख दिए। अगर कोई पेड़ भी होता तो यहाँ पेड़ की संख्या लिख दी जाती। इतना था काम है। उसके बाद नीचे हम लिख देंगे सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित नियमानुसार शुल्क पाया है, उजरत प्राप्त किया। इसको लिख देंगे और अपना हस्ताक्षर बना देंगे, डेट, और खसरा पलट के पीछे काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। ये एक तरीका है खसरा लिखने का। शायद आपको ये समझ में आ गया हो कि खसरा हम लिखेंगे कैसे।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके कमेंट से मुझको भी ये उम्मीद होती है कि हाँ, मेरा वीडियो अच्छा रहा है। लाइक कर देते हैं तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और अपने साथियों को शेयर कर देते हैं तो हौसला बुलंद होता है कि आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छा समझें और लोगों को शेयर किए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए जो तहसील से संबंधित जुड़ी हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं उसकी जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।